नमस्कार साथियों। डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज के हम इस छोटे से व्याख्यान में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय, जिसका शीर्षक है वैश्वीकरण व दलितों का संघर्ष। साथियों, काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित इस आत्मकथा की प्रवृत्ति के उपन्यास को पढ़ा तो इसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया, अंदर से हिला दिया। और मैं ये इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, आई कांट इमेजिनेशन सच एज ऐसी स्थिति भारत जैसे देश में हो सकती है। खैर, दूसरे देश में क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे देश में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो स्थिति है वह बड़ी अच्छी नहीं है। अभी भी स्थितियां भयावह हैं। भले ही लोग कहते हैं संविधान लागू हो गया, लेकिन वास्तव में क्या देश संविधान से चल रहा है और जो हकीकत दुनिया है वह कैसे चल रही है? साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास जूठन इसी दर्द भरी असमानता, अन्याय और शोषण की कहानी को बयां करता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुजन, जो अपनी तमाम अन्याय, शोषण को सहन कर लेते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने उपन्यास जूठन में इन शब्दों को, जो मूक थे, उनको स्वर दिया। न केवल उनको स्वर दिया, अपितु उनको चर्चित बनाया और वो साहित्य के क्षेत्र में हमारे सामने आए। साथियों, आज मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन उपन्यास के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे हिम्मत की आवश्यकता है और उसको मैंने 3-4 बार पढ़ा है। एक बार और पढ़ूंगा और अगला जो व्याख्यान होगा किताब घर के पिटारे में, जो अब तक 13 किताबें मैंने बताई हैं, उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन उपन्यास में उन्होंने क्या लिखा है उसको शब्द बयां आपके सामने करूंगा। आज ओम प्रकाश वाल्मीकि के उस चिंतन पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो चिंतन ग्लोबलाइजेशन के दलितों पर पड़ने वाले प्रभाव को अभिव्यक्त करता है। आखिरकार वैश्वीकरण की जो एलपीजी की जो अवधारणा है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो कंसेप्ट है, जिसके एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसने किस तरह से भारत में शूद्र और अति शूद्रों की जीवन व्यवस्था को, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन को परिवर्तित किया है, या किस तरह से उनके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव थे उन बदलावों को रोकने की कोशिश की है। जो संघर्ष ज्योतिबा फुले ने शुरू किया, जो संघर्ष बाबा साहब ने किया और जो संघर्ष पेरियार के द्वारा किया गया, जो संघर्ष मान्यवर कांशीराम के द्वारा किया गया और बहुत से हमारे बहुजन नायक जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, वह भले राजनीतिक क्षेत्र में रीजनल पार्टियों के रूप में, सोशल सेक्टर में तमाम तरह की वैज्ञानिक और रूढ़िवादिता के खिलाफ, और धार्मिक क्षेत्र में जो हम अभी तक भी नहीं कर पाए, भले वो दलित कम्युनिटी से रामनाथ कोविंद के मंदिर में जाने के बाद उसके शुद्धिकरण का मामला हो, या हाल ही में राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के मंदिर के बाद का कोई मामला हो। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये भारत में बहुत सामान्य बात है और ये चलता रहता है, चलता आया है। लेकिन वैश्वीकरण ने दलितों के संघर्ष को कैसे भटका दिया है, इस पर दलित साहित्यकार, या जिन्होंने साहित्य में दलितों को पहली बार स्थान दिया, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं के शब्दों में से जानते हैं। साथियों, वैश्वीकरण ने दलितों के संघर्ष को भटका दिया है, ये इसका शीर्षक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि उनके शब्दों में अपने उपन्यास जूठन के जरिए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हिंदी साहित्य को दलित जीवन के जिन पहलुओं से अवगत कराया, वह काफ़ी हद तक नया और कड़वा था।
इसके बाद की उनकी किताबों ने भी दलितों की मुक्ति की बहस को हिंदी साहित्य के केंद्र में बनाए रखा है। सदियों का संताप अब और नहीं, सलाम और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि से रियाज उल हक की एक बातचीत है, जो कि प्रश्नोत्तर शैली संवाद शैली में है, जिस शैली में पहली बार ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी। ऐसी शैली सुकरात की संवाद शैली और मोनोलॉग शैली थी। दलित साहित्य से अभी कौन से अनछुए विषय बचे रह गए हैं? वाल्मीकि के शब्दों में, लोगों का जीवन बदलने से अनेक जटिलताएं भी आई हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ऐसे लेखन में लेखन की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जीवन की जो आंतरिक धारा है अभी उस पर लिखा जाना बाकी है। आदिवासी, रेहड़ी वाले, खानाबदोश, फुटपाथ पर जीने वाले, प्रवासी मजदूर, कितना कुछ साहित्य में पूरा नहीं आ पाया है। भूमंडलीकरण जिस तरह जीवन और समाज को नष्ट कर रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह भी दलितों द्वारा लिखा जाना है। ये सबसे बड़ी बात है कि यह भी दलितों द्वारा लिखा जाना है। साथियों, जितने भी आप पाठ्यक्रम देखोगे, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि इंडियन थॉट के जो करिकुलम और सिलेबस डिज़ाइन किए गए उसमें एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया है, और बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर एक भी बहुजन को शामिल नहीं किया गया है, जो ये बताता है कि किस तरह से साहित्य के साथ साथ जो पाठ्यक्रम की राजनीति है उसमें से बहुजनों को अब तक आज़ादी के 75 साल बाद भी हाशिए पर रखा हुआ है। इसके सबसे बड़े शिकार दलित ही हैं। भूखमरी और बेघरों के देश के साहित्य में, भूखमरी और बेघरों के देश के साहित्य में ये सारी बातें अभी पूरे विस्तार से दर्ज होनी बाकी है। साथियों, दूसरा प्रश्न है, आप खुद क्या लिखने जा रहे हैं? कुछ नई योजनाएं जिन पर काम कर रहे हो? गोहाना की घटना पर एक उपन्यास लिख रहा हूँ। बिहार की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म की कहानी लिखने का प्रस्ताव है। मैं पूरे देश के दलित साहित्य का अध्ययन करना चाहता हूँ ताकि विभिन्न भाषाओं के दलित साहित्य की समानताओं और अंतरों का पता लगे। ये देखना थोड़ा दिलचस्प है। जैसे गुजरात के दलित लेखक गांधी के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि पंजाब हरियाणा के लेखकों के साथ ऐसा नहीं है। जब आप लोगों की ज़रूरतों, आकांक्षाओं, आशाओं, पीड़ा और संघर्ष को नहीं जानेंगे, तब तक कैसे उनके बारे में कुछ कह सकते हैं? कैसे उनसे रिश्ता बना सकते हैं? उनसे जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके स्तर पर आकर उन्हें जानें। साथ ही बहुत बड़ी बात है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस समय हमारे साथ नहीं हैं। वो उनका जो अधूरा काम है वो दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को ही पूरा करना है। हम में से ही कोई ऐसा नायक बनेगा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह अपने संघर्ष को बयां करेगा, अपने लोगों की बात कहेगा। जो मैं बार बार कहता हूँ, बहुजन के लिए एक ही उपाय है, लिखो, पढ़ो और संघर्ष करो। पढ़ना आपको है, फिर अपना इतिहास खुद को लिखना है और फिर उसके लिए संघर्ष करना है। क्योंकि जब शेर इतिहास लिखता है तो उसके इतिहास में हिरण का नाम नहीं होता है। शताब्दियों से ऐसा ही होता आया है। वैदिक साहित्य से लेकर वर्तमान आज़ादी के 75 वर्ष के बाद साहित्य में लिखने वाले वो लोग जो हमारा इतिहास कभी नहीं लिखेंगे। आपने अभी एक बातचीत में कहा, और दलित संघर्ष की एक प्रमुख स्थापना है कि दलितों की संस्कृति हिंदू संस्कृति से अलग है। इस स्थापना का आधार क्या है? सब कुछ अलग है। रीति रिवाज अलग हैं, रहन सहन अलग है, मान्यताएं अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, यहाँ तक कि टोले भी दलितों के अपने अलग देवी देवता हैं। ये अलग मुद्दा है कि देवी देवता होना ही गलत बात है। निचली जातियां हिंदू धर्म का हिस्सा कभी नहीं रही। उन्हें तो 20वीं सदी में हिंदू धर्म में तब शामिल किया जाने लगा जब वोट की बात आई। इसे यूं भी देखिए कि जहां हिंदू धर्म है वहां जाति है, जहां नहीं है वहां जाति भी नहीं है। यानी हिंदू और जाति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में जाति नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन फिजी और दूसरे देशों में जाति है। जो लोग परंपरा और संस्कृति की बात करते हैं वे बताएं कि परंपरा के अनुसार गोमूत्र तो अमृत समान है, फिर आप इसे मेहमानों को सर्व क्यों नहीं करते हैं?
आपके घर पर जो मेहमान आते हैं उन्हें गोमूत्र पिलाना चाहिए आते ही। कुछ दलित विचारकों जैसे कि कांचा अलैया का कहना है कि दलितों की शिक्षा दीक्षा भी अंग्रेजी में होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय भाषा में पढ़ने के कारण दलित पीछे रह जाते हैं, जबकि ऊंची जातियों के छात्र विज्ञान आदि की शिक्षा अंग्रेजी में हासिल करने के कारण आगे बढ़ जाते हैं। दलित पढ़े लिखे परिवार से नहीं आते, वे तो मुश्किल से ही स्कूल जा पाते हैं, वह भी सरकारी स्कूलों में। इनकी हालत आप जानते हैं। ऐसे में आप ये कैसे सोच सकते हैं कि दलित बच्चे हर विषय अंग्रेजी में पढ़ लेंगे? ये तब संभव है जब अलग से अंग्रेजी पढ़ाई जाए। आपने शुरू में इसका जिक्र किया है कि कैसे वैश्वीकरण दलितों को भी अपना शिकार बना रहा है, ये किन प्रक्रियाओं के जरिए सामने आ रहा है। साथियों, शिक्षा पढ़ना ही नहीं है, शिक्षा का सही मतलब है कि यथार्थ और सत्य को समझा जाए। हम में से बहुत से SC ST OBC के प्रोफेसर जो आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं, वो गांव के उन अनपढ़ बहुजनों से भी निम्न श्रेणी के हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई नहीं, उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन इनको पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनने का अवसर मिला है। उसके बाद भी ये उनसे हीन स्थिति में हैं, जो संघर्ष से बहुत दूर हैं। अपने पेट पालने में, स्वार्थ पूरा करने में, पदोन्नति और पदों में लालच में इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। वैश्वीकरण ने दलितों के संघर्ष को भटका दिया है। पिछले 2 दशकों में पूरी समाज, 2013 में इनका देहांत हो गया, पिछले 2 दशकों में पूरे समाज के तबके के साथ दलित समुदाय के एक हिस्से की समृद्धि बढ़ी है, जब उन्होंने अपने लिए अच्छा स्टेटस हासिल करने को चुनौती मान लिया है। लेकिन वे ऐसा जाति के सवाल को परे रख कर रहे हैं, जाति छुपाकर कर रहे हैं। यानी कि SC ST OBC के वो लोग प्रोफेसर जो अपनी जाति छुपाकर उन कलम कसाईयों की गोद में बैठकर, पदों पर बैठकर अपनी पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जिसकी उनको कोई आवश्यकता नहीं है। वे जाति छुपाकर ऐसा कर रहे हैं। ये समृद्धि सबके लिए संभव नहीं। बहुत से प्रोफेसर ने भी राजस्थान विश्वविद्यालय में अपना नाम बदल लिया, अपनी जाति से डर लगता है इसलिए नाम बदल लिया। हम पूरे दलित समुदाय की बात कर रहे हैं, उनके लिए जीवन की स्थितियां और संघर्ष और जटिल हुए हैं। साहित्य अकादमी ने हाल ही में सैमसंग से अनुबंध किया है, वह टैगोर के नाम से लेखकों को पुरस्कार देगी। इस पुरस्कार के लिए पैसा सैमसंग देगी, इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हो रहा है। आपका क्या कहना है? अंतिम सवाल ओम प्रकाश वाल्मीकि से। हम तो पहले से ही कहते रहे हैं, अकादमी में साहित्य नहीं धंधा होता है। वहाँ लेखक आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। अब उसने एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इस धंधे का विस्तार किया है। साथियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्होंने पूरा जीवन दलितों को साहित्य में स्थान देने के लिए लगा दिया, और उनका उपन्यास जूठन, जो हिंदी और अंग्रेजी में बहुत चर्चित है, वह इतना चर्चित क्यों है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी दलित प्रतिभा को कैसे साबित किया है, ये हम अगले व्याख्यान में जरूर आपके साथ साझा करेंगे। तो लगातार मेरे अपडेट वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अपने इतिहास को जानिए। मेरा तो यही कहना है कि आपका हक है और उस हक को आप जरूर प्राप्त करें। किसी की दया पर, भीख पर, कुछ पदों के लिए, जैसा EV रामासामी पेरियार ने कहा है, वो लोग, वो दलित, वो आदिवासी, वो पिछड़े वर्ग के लोग जो पदों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पैसे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रतिष्ठा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो अपने ही समाज के लिए दीमक की तरह होते हैं।